विद्यार्थियों, पिछले जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने अरस्तू के राज्यों के वर्गीकरण या संविधानों के वर्गीकरण संबंधी जो विचार थे उनके ऊपर डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में अरस्तू के दास्ता व नागरिकता संबंधी जो विचार हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अरस्तू जो है उसने सबसे पहले दास्ता को परिभाषित किया है, दास्ता का अर्थ बतलाने का प्रयास किया है कि अरस्तू के अनुसार दास्ता क्या है। तो इसमें अरस्तू ने बतलाया है कि जिसमें मस्तिष्क नहीं है, जो विवेकहीन है, जो सोच समझ नहीं सकता, जो दूसरों के अधीन रहकर कार्य करता है, जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है, वह दास कहलाता है। तो अरस्तू ने दास्ता को परिभाषित करते हुए क्या बतलाया है कि जिसमें विवेक नहीं है, जो सोच समझ नहीं सकता, जिसमें मस्तिष्क नहीं है, जो दूसरे के अधीन रहकर कार्य करता है, जिसे को खरीदा और बेचा जा सकता है, वह दास कहलाता है। आगे अरस्तू ने ये बताया है कि संपत्ति जो है, संपत्ति के दो प्रकार हैं, एक तो सजीव संपत्ति और दूसरा निर्जीव संपत्ति। तो इसमें अरस्तू ने दासों को सजीव संपत्ति के अंतर्गत रखा है। अरस्तू ने दास्ता के दो प्रमुख प्रकार बतलाए हैं। पहला प्राकृतिक या और दूसरा स्वाभाविक दास्ता में अरस्तू ने यह बतलाया है कि प्रकृति ने मनुष्यों को दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में बांटा है। एक वे व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिहीन और विवेकहीन होते हैं। अरस्तू के अनुसार दूसरे प्रकार के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दास कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहला जो प्रकार है, अरस्तू ने जो दास्ता का प्रकार बतलाया है वो है प्राकृतिक या स्वाभाविक दास्ता। इसमें अरस्तू ने ये बताने का प्रयास किया है कि कुछ व्यक्ति होते हैं वो बुद्धि में तीव्र होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जिनमें विवेक नहीं होता, बुद्धिहीन होते हैं। तो इस प्रकार के जो बुद्धिहीन और जो विवेकहीन जो व्यक्ति होते हैं वो अरस्तू के अनुसार दास कहलाते हैं। तो ये है प्राकृतिक या स्वाभाविक दास्ता। दूसरा जो दास्ता का प्रकार है वो अरस्तू ने बतलाया है वैधानिक दास्ता। वैधानिक दास्ता में अरस्तू ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो युद्ध के माध्यम से जीतकर बंदी बनाकर लाए जाते हैं उनको अरस्तू वैधानिक दास की संज्ञा देता है। यानी जो दास युद्ध के माध्यम से एक राज्य है वो दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता है और युद्ध के माध्यम से वहाँ से जो बंदी बनाकर जिन व्यक्तियों को लाया जाता है उसको अरस्तू वैधानिक दास्ता की संज्ञा देता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले अरस्तू ने दास्ता को परिभाषित किया है, फिर दास्ता के प्रकार बतलाए हैं, दो प्रकार बतलाए हैं, प्राकृतिक या स्वाभाविक दास्ता और दूसरा वैधानिक दास्ता। फिर अरस्तू ने दास्ता का औचित्य है वो सिद्ध करने का प्रयास किया है। अरस्तू ने दास्ता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के तो दिए हैं। सबसे पहला है वो ये है कि अरस्तू ने ये बताया है कि दास्ता प्राकृतिक या स्वाभाविक है, अर्थात प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अरस्तू ने ये बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति में ही दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं, दूसरे विवेकहीन और बुद्धिहीन होते हैं। तो अरस्तू ने बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति ने ही मनुष्यों को दो भागों में बांटा है, एक प्राकृतिक दास्ता अर्थात प्रकृति में ही विद्यमान है। दूसरा जो दास्ता का औचित्य अरस्तू ने बताया है वो ये बताया है कि दास्ता जो है वो और सेवक यानी स्वामी के लिए भी महत्वपूर्ण है और सेवक के लिए भी महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
अब दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है कि जब जो स्वामी या मालिक है उसके पास में दास रहेंगे तो वो दास उनके जो दैनिक कार्य हैं स्वामी के वो संपादित करेंगे। तो इस निमित्त जो स्वामी है, जो राजा है या जो शासक है, उसको दैनिक कार्यों से अवकाश प्राप्त हो जाएगा। और जब उसको दैनिक कार्यों से अवकाश प्राप्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह अपना जो शासन है या जो जनता के कल्याण के कार्य हैं वो अच्छे ढंग से संपन्न कर पाएगा। तो ये तो दासता स्वामी के लिए महत्वपूर्ण हुई, उपयोगी हुई। अब दास या सेवक के लिए क्यों उपयोगी है दासता, इसमें भी अरस्तु ने ये बताया है कि मान लीजिए जो दास या सेवक है उसके पास में विवेक नहीं है, उसके पास में बुद्धि नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे वो विवेकशील व्यक्ति के पास में या जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके संपर्क में निरंतर रहेगा तो उसमें विवेक और बुद्धि आ जाएगी। और जब उसके पास में विवेक और बुद्धि आ जाएगी तो उसको दासता से मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार अरस्तु के अनुसार जो दासता है वो स्वामी के लिए भी महत्वपूर्ण है और सेवक यानी दास के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला जो अरस्तु ने जो तर्क दिया है दासता के लिए, वो उसने ये बताया कि दासता जो है वो युद्ध का आधार है। दासता युद्ध का आधार कैसे है, क्योंकि एक राज्य है वो पड़ोसी राज्य के दासों को प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण करता था। तो युद्ध का आधार बनी दासता। युद्ध का आधार नहीं, मैंने आपको बताया है कि एक राज्य है वो दूसरे राज्य के ऊपर वहाँ के जो दास हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण या हमला करता था। तो दासता युद्ध का आधार बनी। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जो दासता का उचित वो अरस्तु ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि दासता अर्थव्यवस्था और उसके स्थायित्व का आधार है। अर्थव्यवस्था और उसके स्थायित्व का आधार कैसे है, क्योंकि अरस्तु के समय में, प्राचीन समय में दासों की खरीद फरोख्त की जाती थी, यानी दासों को खरीदा और बेचा जाता था। जिस देश में जितने अधिक दास होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही स्थायी और मजबूत होगी। इसलिए ये अरस्तु ने ये बतलाया है कि दासता जो है वो अर्थव्यवस्था और स्थायित्व का आधार है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जो अरस्तु ने बतलाया है दासता का औचित्य वो क्या है कि अरस्तु के अनुसार दासता वो नैतिक है। दासता नैतिक क्यों है, क्योंकि इसमें ये बताया है कि दास हैं वो स्वामी की सेवा करें और में समाज के लिए जो स्वामी है वो अच्छे तरीके से ध्यान दे पाए, इसलिए एक प्रकार से दासता है वो नैतिक है। अब अरस्तु की जो दासता है उसकी कुछ कमियां हैं या अपन ये कह सकते हैं कि कुछ आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना तो ये है कि अरस्तु ने ये बताने का प्रयास किया है दासता के अंतर्गत कि अरस्तु ये मानकर चलता है कि किसी भी यूनानी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यूनानी व्यक्ति बुद्धि में तीव्र होते हैं। अतः अरस्तु की जो दासता की ये जो बात है वो अहंकार की प्रतीक है। अहंकार की, क्योंकि वो मानता है कि यूनानी व्यक्ति बुद्धि में श्रेष्ठ होते हैं, अतः किसी यूनानी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये प्रतीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आलोचना का आधार है वो ये है कि अरस्तु ने दासता के अंतर्गत अवकाश का बहाना बनाया है। अवकाश का बहाने का मतलब है कि मान लीजिए शासक है, यदि उसको अवकाश प्राप्त होगा, अवकाश प्राप्त होने का मतलब है कि यदि उसके जितने भी जो कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, वो यदि दास संपादित करेंगे वो तो ये जो है वो संगत नहीं है, क्योंकि बिना अवकाश प्राप्त किए भी शासक है वो जनता के कल्याण की बात कर सकता है। तो ये तो हमारे थे अरस्तु के दासता संबंधी विचार, जिसमें हमने दासता की परिभाषा, दासता के प्रकार, दासता का औचित्य और दासता की कुछ कमियां या जो आलोचनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अब हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों पर
डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अरस्तु जो है वो नागरिकता की जो परंपरागत धारणाएं थी, या ये कह सकते हैं वर्तमान समय में जो नागरिकता की धारणा है, उसका अरस्तु ने सबसे पहले खंडन किया है। अरस्तु ने जन्म, वंश परंपरा, कानूनी अधिकार आदि को नागरिकता का आधार नहीं माना है। कहने का अर्थ ये है कि अरस्तु ने तो जन्म को, न वंश परंपरा को, न कानूनी अधिकार, इन सब को अरस्तु है वो नागरिकता का आधार नहीं मानता। अरस्तु के अनुसार ये नागरिकता के आधार नहीं है, जन्म, वंश परंपरा और कानूनी अधिकार। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि अरस्तु के अनुसार किसी राज्य का निवासी होना भी नागरिकता का आधार नहीं है, क्योंकि कोई विदेशी नागरिक भी किसी दूसरे राज्य में जाकर निवास करने लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी राज्य का निवासी होने से भी नागरिकता नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? तो अरस्तु ये बतलाता है कि मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है, वो किसी दूसरे राज्य में जाकर यदि निवास करने लग जाएगा तो क्या उसको नागरिकता दी जा सकती है? संभव नहीं है। अगला जो अरस्तु ने जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि अरस्तु ये मानता है कि माता पिता को भी नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि यदि माता पिता को नागरिकता का आधार माना जाएगा मिली, तो ये जो माता पिता को भी नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अरस्तु ने कही है वो ये है कि मताधिकार से वंचित लोग जो हैं और देश से निर्वासित जो लोग हैं, उनको प्रश्न ये उठता है कि नागरिक कौन हो सकता है। नागरिकता की परिभाषा में अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा दी है, और इसमें अरस्तु ने बताया है कि जो व्यक्ति राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेता है वही नागरिक कहलाता है। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है, नागरिकता क्या है? तो इसमें ये स्पष्ट है कि जो व्यक्ति राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेता है वही नागरिक कहलाता है। अरस्तु ये मान के चलता है कि नागरिकता एक पवित्र दायित्व है जिसका निर्वहन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए अरस्तु ने नागरिकता के लिए अवकाश प्राप्त होने की आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकारा है। यानी अरस्तु ये मान के चलता है कि नागरिकता के लिए अवकाश प्राप्त होना आवश्यक है। अवकाश का मतलब है दैनिक कार्यों से मुक्ति। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अरस्तु के अनुसार समाज के जो मजदूर और जो शिल्पी वर्ग है उसको भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनको अवकाश प्राप्त नहीं है। ये दिन भर अपनी रोजी कमाने में लगे रहते हैं। जिसमें साधारण सभा जो है वो कार्यरत रहती थी, और यह साधारण सभा न्यायिक कार्यों का संपादन करती थी। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति साधारण सभा का सदस्य हुआ करता था। अरस्तु के समय में प्रत्येक गांव में छोटे छोटे न्यायालय कार्यरत थे, जिसमें न्यायाधीश का पद है वो बारी बारी से सभी नागरिकों को प्राप्त हो जाता था। अतः प्रत्येक व्यक्ति को न्यायिक कार्यों में भाग लेने का जो अवसर है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाता था। अरस्तु के अनुसार नागरिकता पवित्र दायित्व होने के कारण बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा गया है। तो ये हमने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में कौन नागरिक नहीं हो सकता है, कौन नागरिक है, किन किन आधारों पे उसने प्राचीन जो नागरिकता के संबंध में जो धारणा थी उसका खंडन किया है। तो संक्षेप में यदि हम देखें तो अरस्तु के अनुसार जो राज्य के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को संपादित करता है वही नागरिक की श्रेणी में आता है। अरस्तु है वो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, मजदूर और जो शिल्पी वर्ग है उसको नागरिकता के अधिकार से वंचित करता है, क्योंकि वो ये मानकर चलता है कि ये जो वर्ग है इसको वो नागरिकता को एक प्रकार से पवित्र दायित्व मानता है, और ये जो वर्ग है ये इस दायित्व को अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं कर सकता। तो
ये बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, मजदूरों, शिल्पियों आदि को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है। अब अरस्तू की जो नागरिकता है उसकी कुछ कमियां हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि अरस्तू की जो नागरिकता है वो अप्रजातांत्रिक है। अप्रजातांत्रिक क्यों है? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा जो भाग है, जो मजदूर और शिल्पी वर्ग का है, उसको वो नागरिकता के अधिकार से वंचित करता है। इसलिए अरस्तू की जो नागरिकता है वो अप्रजातांत्रिक है। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि अरस्तू नागरिकता में एक बहुत बड़े भाग बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, शिल्पी, इनको नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है, जो उचित नहीं है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो आलोचना है वो ये है कि वर्तमान समय के जो बड़े राज्य हैं उनमें अरस्तू की नागरिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अरस्तू की नागरिकता को स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने अरस्तू के दो विचारों को डिस्कस किया है, अरस्तू के दासता संबंधी विचार और अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार। इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो आगे भी निरंतर जारी रखे जाएंगे। धन्यवाद।